जी, अब हमने जो करना है चैप्टर वो स्प्लीन और स्प्लीन के बाद पैंक्रियास करेंगे। ठीक है, स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन इज अबाउट द साइज ऑफ कप्ड हैंड। इट फॉर्म द लेफ्ट lateral extremity of lesser sac. Passing from it are the gastrosplenic ligament, लाइनोरिनल लिगामेंट। ये दो लिगामेंट होते हैं। जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है वो ग्रेटर कर्वेचर स्टमक तक जा रहा होता है और इस लिगामेंट में होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपीलिक वेसल्स। आपको याद आया जब मैंने आपको स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है ना फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करने के लिए वो भी स्प्लेनिक आर्टरी से आती है और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपीलिक आती है ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करनी है वो भी स्प्लेनिक आर्टरी से। ये दोनों स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं और ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में पड़ी होती हैं। अब जो लिनोलिनल लिगामेंट है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ स्प्लीन को अटैच कर रहा होता है और इसमें जो वेसल्स होती हैं उसमें टेल ऑफ पेंक्रियाज होता है एक तो, और एक जो होता है ना इसमें वो स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई स्प्लीन की कहाँ से आती है? स्प्लीनिक वेसल से आती है, स्प्लीनिक आर्टरी से आती है जो कि मेन ब्रांच है सीलियक एक्सिस की। और फिर जो है ना स्प्लीनिक वेन जो होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलकर पोर्टल वेन बना देती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्प्लीन लार्जेस्ट रेटिकुलो एंडोथेलियल अकोमोलेशन है बॉडी में। इसका थिन फाइब्रस कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल के साथ पेरिटोनियम ढेर होती है। फाइब्रस टिश्यू जो है कैप्सूल का वो एक्सटेंड कर रहा होता है, स्प्लीन के अंदर ना गया होता है, ट्रेबिकुलाई बनाया होता है। मतलब ये स्प्लीन है तो उसके अंदर डेंस जो है ना वो उसके अंदर जो है ना फिब्रिस टिश्यू गया होता है तो ट्रेबिकुलाई बने होते हैं और उन ट्रेबिकुलाई के दरमियान स्प्लीनिक पल्प पड़ा होता है। स्प्लीन का साइज कप्ड हैंड जितना होता है और अगेन वही चीज़ की लेफ्ट लेटरल एक्सट्रीमिटी बना रहा होता है लेसर सैक की। लार्जेस्ट रेटिकुलर एंडोथेलियल अकोमोलेशन है, बार बार वही बात कर रहा है। फंक्शन इसके क्या है जी? इम्यून फंक्शन है, फिल्ट्रेशन है, रेजर्वोयर का फंक्शन है, साइटोपॉइसिस है। इम्यून फंक्शन क्या है कि ये आईजीएम एंटीबॉडीज बनाता है सबसे ज़्यादा, इसमें बनती हैं। मतलब ये बनाता नहीं है, यहाँ बनती है, मेजर साइट है। फिल्ट्रेशन ये ना आरबीसी जितने भी अब नॉर्मल होते हैं उन सबको पकड़ लेता है, सर्कुलेशन से निकाल देता है। अगर कोई प्लेटेड एबनॉर्मल हो उसको भी सर्कुलेशन से निकाल देता है। रेजर्वोयर क्या है? इसमें 8% तक रेड सेल स्टोर हो जाते हैं। और साइटोपाइसिस क्या है कि ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में सेल्स बनाता है, ब्लड सेल्स बनाता है। सप्लीनो सप्लीनोमो जो भी है ना ये एसेसरी सप्लीन होती है। ये ना सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। 10 to 30% पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट होती हैं। नियर द हाइलम सबसे कॉमन लोकेशन, ये एमसीक्यू आता होता है कि सबसे कॉमन लोकेशन क्या है सेसेरी सप्लीन की, तो वो नियर द हाइलम ऑफ सप्लीन है। इसके अलावा बिहाइंड द टेल ऑफ पेंक्रियाज भी हो सकता है, मीजोकोलोन में भी हो सकता है, सप्लीनिक लिगामेंट में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे ना उसने एक पैराग्राफ में इसकी सिग्निफिकेंस बता दी है कि सेसरी सप्लीन का क्या रोल होता है। एक तो ये सेसरी जो सप्लीन होती है ना ये वो सारे फंक्शन परफॉर्म करी होती हैं जो नॉर्मल सप्लीन करती है। तो इसीलिए जब भी आपने नॉर्मल सप्लीन को रिमूव करना है, लाइक कोई ऐसी डिजीज़ है, कोई ऐसा हिमोलिटिक एनीमिया है कि जिसमें ना सप्लीन जो है ना वो ओवर एक्टिव हो गई है, वो एंटीबॉडीज बना रही है एक तो सेल्स के अगेंस्ट, फिर उन्हीं एंटीबॉडीज वाले सेल को पकड़ के डिस्ट्रक्ट करती जा रही है, तो आप सप्लीन को रिमूव करने लगो, जो हमने सारा मेडिसिन में पढ़ा हुआ है। तब आपने देखना है कि इस पर्सन में कोई एसेसरी सप्लीन तो नहीं है, क्योंकि आप उसको भी रिमूव करो। अगर वो एसेसरी सप्लीन रह गई तो उसने स्प्लीन वाले सारे काम करते जाना और डिजीज जो है ना वो उसने परसिस्ट करना है, वो ठीक नहीं होना। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर आप स्प्लीन रिमूव करने लगो किसी ऐसे कोर्स की वजह से, लाइक स्प्लीन ट्रोमा हुआ था या स्प्लीनों की एब्सिस थी, आपको स्प्लीन रिमूव करनी पड़ी, उस केस में एसेसरी स्प्लीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने स्प्लीन रिमूव भी कर दिया लेकिन एसेसरी स्प्लीन प्रिजर्व रहेगी तो ये स्प्लीन के फंक्शन परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, और पेशेंट में जो है वो स्प्लीन के फंक्शन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कंपनसेट ये कर देगी, जैसे इम्यून फंक्शन है या इस तरह के जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब हमने बात करनी है हाइपरस्प्लेनिज्म की। हाइपरस्प्लेनिज्म एक सिंड्रोम है पूरा। सिंड्रोम का मतलब होता है इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों। इसमें स्प्लीन की इलाजमेंट भी होगी, एक से दो सेल लाइंस की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, क्योंकि जब स्प्लीनिक इलाजमेंट वो पकड़ के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करती रहेगी तो एनीमिया हो सकता है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, एक से दो सेल लाइंस डेफिशिएंसी हो जाएंगी ब्लड की। कंपनसेशन में बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, और ये तीन चीज़ें मतलब स्प्लीन लार्ज होती जा रही है, सेल लाइन डेफिशिएंसी हो रही है और फिर कंपनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो गया, ये सब चल रहा होगा, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें हम ट्रीट कैसे करते हैं कि हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, स्प्लीनेक्टमी के बाद ये कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। हाइपरस्प्लीनिज्म को हाइपर फंक्शनिंग स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन देखनी है आप लोगों को ना अब तक इतना जितना हमने सर्जरी पढ़ी है ना खुद इंडिकेशन क्लियर हो गई होंगी, कुछ हमने मेडिसिन पढ़ी है, खुद आप लिख सकते हो कि स्प्लीनेक्टमी की क्या इंडिकेशन। सबसे पहले तो ट्रोमा है, सबसे कॉमनेस्ट इंडिकेशन ट्रोमा है कि कोई ब्लंट ट्रोमा हो गया, पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, अब स्प्लीन रिमूव करनी जरूरी है, क्योंकि स्प्लीन जब ब्लीड करती है ना तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को शॉक में ले जाती है। आर्ट्रोजेनिक इंजरी हो सकती है। उसके बाद ये ट्रोमा हो गया ना, आर्ट्रोजेनिक भी ट्रोमा में आ गया। उसके बाद कुछ आरबीसी की डिसऑर्डर होते हैं, कंजेनिटल देखा जाए तो हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस है, इसमें आरबीसी जो है ना वो बेचारे उनकी शेप ऐसी होती है कि वो जो स्प्लीन के नैरो नैरो जो है ना वो ट्रेबिकुला में से गुजरते हैं तो वो डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, तो हम स्प्लीन रिमूव कर देते हैं। सिकल सेल डिजीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि इसमें सिकल आरबीसी हो जाते हैं, उसकी सिकलिंग हो जाती है उनकी, तो वो भी ना में से गुजर नहीं पाते और उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। थैलेसीमिया, तो हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, ये तीनों कंडीशन है जो कंजेनिटल है, इनमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी। एक अक्वायर्ड होती है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया कि हमारे आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, फिर इन एंटीबॉडीज वाले आरबीसीज को स्प्लीन रिमूव करती रहती है, तो इसलिए हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आरबीसी डिसऑर्डर। कुछ प्लेटलेट डिसऑर्डर भी हैं जिनमें आता है
आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ठीक है, इन दोनों में आइडियोपैथिक में भी यही होता है कि आरबीसीज के अगेंस्ट, ओहो सॉरी, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिटिक पर्परा में मेरे ख्याल से ये होता है कि कोई ना थ्रोम्बस बना होता है ब्लड वेसल में, और वहां से गुजर गुजर के जो प्लेटलेट्स हैं उनकी शक्ल बिगड़ती रहती है, और फिर प्लेटलेट्स जो है ना वो जब स्प्लीन में आते हैं तो स्प्लीन को डिस्टर्ब करती रहती है। बाय द वे, आपने इन सबकी जो पैथोजेनेसिस वगैरह वो मेडिसिन में पढ़ी लेनी है। तो इन दोनों कंडीशन में भी हमें प्लेटलेट डिसऑर्डर में भी स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। कुछ डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर है, जैसे लिम्फोमा है, होजकिन डिजीज है, माइलोफिब्रोसिस है, एएमएल, सीएमएल है, इन सब में भी हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। तो आपने पहले ट्रोमा याद रखना है, फिर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उसके प्लेटलेट्स रिलेटेड डिसऑर्डर याद रखने हैं, फिर एंड पे कुछ मिसलिनियस है, जैसे हाइड्रेटेड सिस्टम ने लिवर में पड़ी थी तो वो सिस्ट स्प्लीन में भी बन सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि वो जब एक दफ़ा जो लार्वा है वो आपकी ब्लड में इंटर हो जाए तो आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में, इवन ब्रेन में भी जाके सिस्ट बना सकता है। अगर स्प्लीन में एब्सिस है तब भी स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है, उसमें स्प्लीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। और अगर स्प्लीन की आर्टरी का एन्यूरिज्म है तब भी स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं जी पेशेंट को ना, स्प्लीनेक्टमी ऐसे नहीं होता जैसे कोलिसिस्टेक्टमी होती है, आराम से उसका निकाल दिया गोल ब्लैडर, ऐसे स्प्लीन नहीं निकाल देते, इसकी कुछ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले पेशेंट की कोएगुलेशन प्रोफाइल करेक्ट करानी है। नो डाउट कोएगुलेशन प्रोफाइल आपने हर तरह की सर्जरी में करेक्ट करवानी होती है। उसके बाद उसको डीवीटी का प्रोफाइलैक्सिस देना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, वैक्सीनेशन देनी है। वैक्सीनेशन हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्प्लीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून सिस्टम के लिए। स्प्लीन जो है ना बचा रही होती है हमारी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से। अगर हमने स्प्लीन किसी पर्सन की निकाल दी तो उसको इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। वो इनकैप्सुलेटेड में आता है स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकस भी आता है। तो अब आपने क्या करना है कि स्प्लीन जब आपने रिमूव करनी है, स्प्लीनेक्टमी से 2 वीक बिफोर आपने उनको इन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देनी है। ठीक है, और जो इन 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 ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उसको वैक्सीन करना है। और उसको जो है ना वैक्सीन के, अगर मैं आपको नाम बताऊं कि कौन कौन सी वैक्सीन हम देते हैं, तो मैंने कहा था न्यूमोकोकस होता है, तो न्यूमोकोकस की अगेंस्ट होती है पॉलीवैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसको न्यूमोवैक्स भी कहते हैं। तो पॉलीवैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन देते हैं। ये 85 से 90% न्यूमोकोकल टाइप सारी कवर कर लेती है और पेशेंट को बचा लेती है इस इन्फेक्शन से। तो ये जो है ना, जितने भी 2 साल से छोटे बच्चे हैं आप उनकी, या लाइक 2 साल से छोटे बच्चों की हम क्यों स्प्लीन रिमूव करेंगे, कि उनको कोई कंजेनिटल आरबीसी का डिसऑर्डर है, अब हम उनकी स्प्लीनेक्टमी करने लगे हैं, तो उनमें अगर वो 2 साल से छोटे हैं तो आपने पॉलीवैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन उनको देनी है। ठीक है, और वैक्सीन को ना, फिर आपने जब एक दफ़ा वैक्सीन दे दी उसके बाद आफ्टर एवरी 5 ईयर्स आपको ये वैक्सीन रिपीट भी करनी पड़ेगी। दूसरा मैंने आपको बैक्टीरिया जो बताया था वो मैंने कहा था कि न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकस भी होते हैं। तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन वन टाइम वैक्सीन ही दी जाती है और उन पेशेंट को देनी है जो ओल्डर देन 2 ईयर्स हैं। न्यूमोकोकल की देते थे जो यंगर देन 2 ईयर्स हैं, और मेनिंजोकोकल की जो ओल्डर देन 2 ईयर्स हैं उनको वन टाइम वैक्सीन सिर्फ दे दी जाती है, रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो टाइप बी वैक्सीन है वो तब देनी है अगर पेशेंट ने इन्फेंसी में ये वैक्सीन नहीं ली, क्योंकि आप लोगों ने वो शेड्यूल पढ़ा हुआ है ना सारा एपी शेड्यूल, उसमें आपको पता हुआ है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हम देते हैं 6, 10, 14 वीक्स पे। तो अगर तब मिली हुई है तब देने की जरूरत नहीं है, अगर तब नहीं इसका शेड्यूल फॉलो हुआ तब आप ये दे सकते हो। लेकिन अब ये सारी वैक्सीन हमने कहा देनी है 2 वीक्स बिफोर सर्जरी। अगर किसी की इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी होने लगे, लाइक वो ट्रोमा के बाद हमारे पास आ गया, अब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे पहले वैक्सीन लगाओ 2 हफ्ते बाद आना, उसकी तो डेथ हो जानी है तब तक वैसे ही। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वैक्सीनेशन देंगे एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद देंगे। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज से पहले पहले उसको वैक्सीन दे देनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है जी टेक्निक। अब हमने वैक्सीनेशन वगैरह देख लिया, अब टेक्निक क्या है स्प्लीनेक्टमी की, तो ओपन स्प्लीनेक्टमी की जा सकती है, और जो है वो इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी और इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी। ओपन तो ये है ना कि आप लेफ्ट सबकोस्टल यहाँ पर मिडलाइन एंड सीएन यूज करोगे और स्प्लीन को निकाल दोगे। ये हम इलेक्टिव और इमरजेंसी को देखते हैं, वो क्या बता रहा है कि इलेक्टिव वो है कि जिसमें हम डिसीजन लेते हैं खुद की हमें स्प्लीन निकालनी पड़नी है, और इमरजेंसी ये है कि जिसमें इमरजेंसी होती है कि स्प्लीन निकाले बगैर गुजारा नहीं है। इलेक्टिव में अब क्या करते हैं, इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी में क्या करते हैं कि जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है उसको खोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में थी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, उसको खोलते हैं और उसमें से गैस्ट्रिक जितनी भी वेसल्स हैं उनको लाइगेट कर देते हैं। फिर जो स्प्लीनिक वेसल्स हैं उनको लाइगेट करते हैं, वो थी पड़ी हुई लाइनोरिनल लिगामेंट में, उनको लाइगेट कर देते हैं। पोस्टीरियर जो सरफेस स्प्लीन की उसको एक्सपोज करते हैं, और जो पोस्टीरियर लेयर है लिनोरिनल लिगामेंट की उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल को लाइगेट किया, फिर स्प्लीनिक वेसल को लाइगेट किया, फिर जो लिगामेंट था उसको डिवाइड कर दिया, फिर ना पेंक्रियाज को एहतियात से सेपरेट कर देते हैं और हाइलर वेसल से सेपरेट कर देते हैं, और वेसल्स को सारी लाइगेट कर देते हैं और स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पेंक्रियाज को जब सेपरेट कर लिया फिर वहाँ पे जितनी हाइलम पे वेसल्स हैं उनको लाइगेट कर देना है स्प्लीन को, और स्प्लीन को रिमूव कर देना है। एमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी में क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जो लिगामेंट लिगामेंट है उसको डिवाइड करते हैं, ब्लंट डाइसेक्शन करके उसको डिवाइड कर देते हैं फिंगर के साथ, और बाकी सारा प्रोसीजर इलेक्टिव वाला ही है। मतलब इमरजेंसी में पहले आपने लिगामेंट करना है, फिर आपने जो है ना, क्योंकि इमरजेंसी में मतलब इतना टाइम नहीं है ना कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर करें, हम ब्लंट डाइसेक्शन करके उसका लिगामेंट रिमूव कर देते हैं। और इलेक्टिव में पहले वेसल्स लाइगेट करनी है फिर लिगामेंट की तरफ जाना है। कुछ तो नहीं होता कोई भी ये डिफरेंस,
लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है तो हमने कर लिया है। अब आ जाती है जी कॉम्प्लिकेशन स्प्लीनेक्टमी की। इंट्राऑपरेटिव कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव है, कुछ लेट पोस्ट। स्प्लीनेक्टमी की ना सारी ही सारी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी। इंट्राऑपरेटिव हैमरेज हो सकता है, बोवल की इंजरी हो सकती है, कोलोन की, स्टमक की, ठीक है, और टेल ऑफ पेंक्रियाज की इंजरी हो सकती है, डायाफ्राम की इंजरी। मतलब किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हम क्या करते हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर की इंजरी करवा देते हैं ना। जैसे जब हम कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे थे हमने कहा जी बाइल डक्ट की इंजरी हो सकती है, और इधर जो है वो बोवल की इंजरी हो सकती है, इधर जो है स्टमक की इंजरी हो सकती है, मतलब सराउंडिंग स्ट्रक्चर की इंजरी। यहाँ पे भी ऐसे ही है। आगे आ जाती है जी पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव दो तरह की है, अर्ली और लेट। अर्ली में आती है सबसे पहले पल्मनरी लंग्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। लंग्स में भी सबसे कॉमन है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस जो है ना ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो स्प्लेनेक्टमी के बाद होती है, पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टेसिस। उसके बाद निमोनिया हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, फिर एब्सिस बन सकती है डायफ्राम के नीचे। ये जो वोंड है इसका इन्फेक्शन हो सकता है, हीमाटोमा बन सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेट पोस्ट ऑपरेटिव की जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ओपसी, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। स्प्लीन आपने निकाल दी, उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हो गए। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो मैंने बताया था ना, स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो सारे जो है ना वो इन्फेक्शन अगर करा दे तो ये नहीं होता कि भी आज स्प्लीन निकली है तो 2 महीने बाद, ये कहीं जाके 2 से 2.5 साल के बाद ही होते हैं। सेप्सिस ये वाली होती है, ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशन है ये। पेशेंट आता है फ्लू लाइक सिम्टम के साथ आता है, और फिर अगर उसको मैनेज ना किया जाए तो सेप्सिस तक कंडीशन चली जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है विद इन आवर्स, ठीक है। अच्छा, और इसका जो रिस्क होता है वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो यंगर होते हैं, जिनकी एज अभी कम होती है, यंगर पेशेंट होते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि अगर अर्ली रिकॉग्नाइज ना किया तो इसकी सेप्सिस होकर डेथ हो सकती है। तो अर्ली रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसको ट्रीट करना है, उसको हाई डोज एंटीबायोटिक देना है, उसको फ्लूइड देना है, एनाल्जेसिक देना है, सारा वो स्पोर्टिंग मैयर, एनजी ट्यूब, कैथीटर वगैरह सारा करना है, ठीक है। अच्छा, और इसको ना आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, एक तो आपको स्प्लेनेक्टमी की हिस्ट्री मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि इसमें कोई फुकाई भी नहीं है इन्फेक्शन का, लेकिन इतना बैक्टीरिया है, हाई ग्रेड बैक्टीरिया है, तो फिर आपका माइंड जाएगा कि अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लेनेक्टमी इन्फेक्शन है। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हर स्प्लेनेक्टमी के पेशेंट में अब ये तो नहीं है कि उसको ये हो जाए इन्फेक्शन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इसका ये है कि आप उसको वैक्सीनेशन दो 2 वीक्स बिफोर स्प्लेनेक्टमी, और आप उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो, ठीक है, जो ज़्यादा रिस्क पे पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो। आगे आ जाती है जी दोनों की डिटेल की, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस हमने कब देनी है, वैक्सीनेशन कब देनी है। तो वो वाले बच्चे जिनकी हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं 5 ईयर से पहले, उनको डेली हमने प्रोफिलैक्सिस देनी है। मतलब बच्चों में ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, तो बच्चों में एवरी डे उनको जो है पेंसिलिन देंगे 10 ईयर्स तक, जब तक वो 10 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। और अगर बड़े बच्चे हैं थोड़े तो 16 साल तक फिर उनको हमने एंटी मतलब बच्चों में प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है डेली पेंसिलिन। और वैक्सीनेशन क्या करते हैं कि अगर इलेक्टिव है तो 2 वीक बिफोर द सर्जरी वैक्सीनेट करते हैं। वही वाली बातें हैं सारी कि हीमोफिलस के अगेंस्ट, न्यूमोकोकस के अगेंस्ट, मेनिंजोकोकस के अगेंस्ट। और वैक्सीन जो है ना उसको रिपीटेशन करनी होती है। जो मेनिंजोकोकल की और न्यूमोकोकल वैक्सीन है इन दोनों को रिपीट करते हैं। हीमोफिलस तब देते हैं अगर उनको एपिशेड्यूल में ना दी हो, ठीक है। और जो मतलब ये वही चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर इमरजेंसी में स्प्लीनेक्टमी आप कर रहे हो तो फिर आपने एज सुन एज आफ्टर सर्जरी उसको जो है ना वो दे देनी है वैक्सीनेशन। मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस किस केस में हमें मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस करनी पड़ती है, अगर तो वो पेशेंट उसकी स्प्लीनेक्टमी की वो मलेरिया इंडेमिक एरिया में रहता है, तो फिर आपने उसको कहना है कि भाई तुम जितने भी मॉस्किटो नेट वगैरह ये सारे यूज़ करो, लोशन यूज़ करो, ताकि तुम्हें मॉस्किटो ना अफेक्ट कर सके। और इसके अलावा तुम एंटी मलेरियल थेरेपी लेते रहो, प्रोफाइलैक्सिस लेते रहो, ठीक है। चलें जी, क्लोरोक्विन जो लेते आएंगे। स्प्लीनिक इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, स्प्लीनिक का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो गई है, या सिकल सेल एनीमिया हो गया, या वेसल्स कोई इक्लूड कर गई हैं, पैंक्रियाटिक डिजीज की वजह से इक्लूड कर गई हैं, या प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, किसी भी चीज़ की वजह से स्प्लीन का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। या तो हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक कोई ऐसा सिम्टम ना है, कोई इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गया तो फिर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन हो, क्योंकि आपको पता है ना जब भी स्कीमिया हो इन्फेक्शन हो तो पेन होती है। कंट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन कराते हो तो आपको परफ्यूजन डिफेक्ट नजर आता है कि स्प्लीन को ब्लड नहीं मिल रहा, और जो है स्प्लीन लार्ज होती जा रही है। ट्रीटमेंट इसका कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अगर इन्फाक्ट जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, एब्सिस बन जाए, तो आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। ठीक हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बस ये। इंपॉर्टेंट जो है वो स्प्लीनेक्टमी है। आगे स्प्लीनिक एब्सिस की बात करते हैं। स्प्लीनिक एब्सिस जो है वो अराइज करती है इन्फेक्टेड स्प्लीनिक एम्बोलस से, कोई एम्बोलस था इन्फेक्टेड था वो एब्सिस बन जाएगा। टाइफाइड फीवर से स्प्लीनिक एब्सिस बन जाता है। टाइफाइड फीवर से पहले हम देख कर आए हैं कि गोलब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है, अब हमने देखा टाइफाइड फीवर से स्प्लीनिक एब्सिस भी बन सकती है। ओस्टियोमाइलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, एंडोकार्डाइटिस, मतलब बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, स्प्लीन तक आ गया, एब्सिस बनवा दी। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, अब जब भी बॉडी में एब्सेस बने तो फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स होता है, इसमें भी ऐसा ही होगा। साथ स्प्लीनोमेगाली होगी, टेंडर होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, अल्ट्रासाउंड हम करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, डायग्नोसिस बन जाएगा, एंटीबायोटिक्स देंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायर करेंगे एब्सेस को, और अगर रेजिस्टेंट केस एस्पायरेशन से ठीक नहीं हो रहा तो स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। आगे आ गया स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म। स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म का जो है
ये अनकॉमन ही है, लेकिन अगर पूरे बॉडी के विसरा में से देखा जाए तो सबसे कॉमन स्प्लीनिक आर्टरी एनोरिज्म है, और ये फीमेल्स को अफेक्ट करती है। प्रेगनेंसी में इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और प्रेगनेंसी में ये रप्चर भी कर सकती है। अब अगर तो एन्यूरिज्म एसिम्प्टोमेटिक हो, कोई सिम्टम नहीं कर रहा और इसका साइज भी 2 सेंटीमीटर से कम है और प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो फिर जो है आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसकी मॉनिटरिंग करते रहो, सीरियल इमेजिंग करते रहो। लेकिन अगर लार्ज एन्यूरिज्म में 2 सेंटीमीटर से साइज बड़ा हो गया है और सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, या प्रेग्नेंट है पेशेंट, तो फिर या पेशेंट डिसाइड कर रहा है कि उसने प्रेग्नेंट होना है, तो उससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले इसको रिमूव करना, इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो सिंपली आप परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन कर दो, या फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर दो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है जी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। उसने आईटीपी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो उसने आईटीपी को सारा डिटेल में बता दिया है कि आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक में होता क्या है कि आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कि लो प्लेटलेट्स होते हैं। बोन मैरो नॉर्मल है, कोई अदर कॉज भी नहीं है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, लेकिन प्लेटलेट गिरते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको इडियोपैथिक कहते हैं। कि हमें नहीं समझ आ रहा था ऐसा क्यों होता है। फिर हमने इसका कॉज ये बनाया कि ये ऑटो इम्यून है, और इसमें जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं प्लेटलेट्स के अगेंस्ट। प्लेटलेट के पास जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं उनके अगेंस्ट बन रही हैं, और ये जो है ना स्प्लीन में से जब ये गुजरते हैं, तो स्प्लीन अपने ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्ट करती रहती है, क्योंकि उनके साथ एंटीबॉडीज अटैच होती हैं। एक्यूट फॉर्म भी हो सकती है, क्रोनिक फॉर्म भी हो सकती है। जो एक्यूट है वो स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती है, 2 मंथ्स में ठीक हो जाती है, लेकिन जो क्रोनिक है वो 6 मंथ से ज़्यादा तक परसिस्ट करती है। फीचर्स की अगर बात करें तो यूजुअली ये फीमेल्स को अफेक्ट करता है 15 से 50 ईयर्स की एज के दरमियान। पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब क्या काम है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम है, तो प्लेटलेट जब नहीं है तो वो क्लोट नहीं बनेगा, क्लोट नहीं बनेगा तो इसका इमोसिस, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ब्लीड होते जाएंगे। और जब भी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो ना, तो जब ब्लीड होते हैं बड़े सुपरफिशियल से ब्लीड होते हैं स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जब क्लोटिंग फैक्टर की हो तब फिर डीप होते हैं जॉइंट में। इस तरह की ब्लीडिंग होती है। तो प्लेटलेट्स की सुपरफिशियल से होती है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में एपिस्टेक्सिस हो जाएगा, मेनोरेजिया होगा, और माइनर कोई वोंड होगा, उससे ब्लीडिंग होती रहेगी। सप्लीन आप पैल्पेट करोगे तो 10% केसेस में पैल्पेबल भी हो जाती है, और अगर सिर्फ 10% केसेस में होती है। अगर सप्लीन आपको बहुत बड़ी मिले और पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ आए, तो फिर वो आपका ये होता है कि आईटीपी नहीं हो सकता, ये कुछ और है। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब आप सीबीसी कराओगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा। बोन मैरो में देखोगे तो वैसे तो बोन मैरो नॉर्मल होगी, लेकिन मेगाकार्योसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो चुका होगा कंपनसेशन के तौर पे। ट्रीटमेंट इसका जो है, अगर तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो स्पॉन्टेनियसली वो रिग्रेस कर जाएगा, एक्यूट फॉर्म होती है, खुद ही ठीक हो जाता है। वरना आप उसका स्टेरॉइड के साथ ट्रीटमेंट करोगे रिकवरी के लिए। ठीक है। और सर्जरी अगर करनी है तो फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर सकते हो, क्योंकि स्प्लीन ही है जो कि डिस्ट्रक्ट करी है प्लेटलेट्स को। आप स्प्लीन निकाल दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन क्या है कि अगर 2 से ज़्यादा रिलैप्स, आपने स्टेरॉइड दिए हैं ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा हो जाता है, 2 रिलैप्स हो चुके हैं, या जो है आईटीपी है और वो 6 से 9 मंथ तक परसिस्ट कर रहा है, बहुत लंबे अर्से तक चल रहा है, या जो है आप स्टेरॉइड थेरेपी तो दे रहे हो बट स्टिल प्लेटलेट का नंबर नहीं इंक्रीज करा, तो इस तरह की कंडीशन में, यानी परसिस्टेंट डिजीज है, मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो फिर आपने जो है ना उसकी सर्जरी कर देनी है। नेक्स्ट उसने हेरिडिटरी सिविलोसाइटोसिस की बात की है। इसमें क्या होता है, इसमें रेड सेल की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है। मेम्ब्रेन की ना कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है ना, वो सोडियम के लिए बहुत ज़्यादा परमीबल हो जाती है। सोडियम सेल के अंदर आता है, जब सोडियम अंदर आता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो सेल है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। सेल स्वेल कर जाता है, उसकी फ्रेजिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, फ्रेजाइल सा हो जाता है, नाजुक सा, किसी भी तंग जगह से गुजरेगा टूट जाएगा, ऐसा हो जाता है। और ये जो फ्रेजाइल आरबीसी है जब स्प्लीन में से गुजरते हैं तो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। यूजुअल पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, जॉन्डिस के साथ, क्योंकि आरबीसी इतना ज़्यादा टूट रहे हैं, बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है, तो जॉन्डिस। इनीमिया के साथ आ सकता है क्योंकि आरबीसी कम है, स्प्लीनोमेगली और गॉलस्टोन के साथ पेशेंट आता है। बाज़ औक़ात जब वो सीवियर क्राइसिस भी हो सकते हैं। क्राइसिस में क्या होता है, पायरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, पैलर, इंक्रीज जॉन्डिस, मतलब सीवियर कंडीशन हो सकती है। अगर कोई बच्चा आपके पास आए और उसको गोल्डस्टोन की डिजीज़ हो, तो फिर आपका माइंड आना चाहिए कि ये जो बच्चों में तो गोल्डस्टोन कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो नहीं बनते, ये पिगमेंट की वजह से बने हुए हैं, और ये यकीनन कोई हीमोलिटिक है, तो आपका माइंड हेरिडिटरी सिविलोसाइटोसिस की तरफ जाना चाहिए। डायग्नोसिस, एक तो हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और दूसरा फ्रेजिलिटी। आप टेस्ट करते हो कि आरबीसीज में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं ना, तो आरबीसीज को आप 0.40%, 47% जो है ना वो सिलीन सोल्यूशन में रखते हो, तो इन कंडीशन में जो है ना वो हिमोलिसिस होना शुरू होती है। नॉर्मली नहीं होनी चाहिए सोल्यूशन में, लेकिन इसमें जो है ना वो नहीं, सॉरी, 0.47% के सोल्यूशन में नॉर्मली भी हिमोलिसिस हो जाती है, लेकिन इससे कम स्ट्रेंथ वाले में नहीं हिमोलिसिस होती। मतलब 0.47% तक की अगर स्ट्रेंथ होगी ना सोल्यूशन की, फिर वो आरबीसी टूटते हैं। लेकिन अगर किसी को फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव है और किसी को हेरिडिटरी स्क्लेरोसिस है, तो उसमें 0.6% की आप सलीन रखोगे, उसमें आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें फीसेस में यूरोबिलिनोजिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और लेकिन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट वो फ्रेजिलिटी टेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हेरिडिटरी स्क्लेरोसिस है तो एक ही ट्रीटमेंट है, आप स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीसी तो फ्रेजाइल ही है ना, स्प्लीन अगर वहीं पे रहेगी तो आरबीसी को तोड़ती रहेगी। और गोल्डस्टोन डिजीज को भी आपने ट्रीट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारा जो है, सबसे पहले पैंक्रियाज की नोट में देख लेते हैं। तो पैंक्रियाज जो है स्टमक के पोस्टीरियरली पड़ा होता है, और ये जो है ना वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक्सटेंड कर रहा होता है, ड्यूडेनम की भी, और राइट स्प्लीन के राइट साइड पे होता है।
नहीं सॉरी, पैंक्रियाज जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, ठीक है। और स्प्लीन इसके लेफ्ट पे होती है और ड्यूडेनम इसके राइट पे होती है। हाँ ऐसे, ड्यूडेनम इसके राइट साइड पे होती है, स्प्लीन इसके लेफ्ट साइड पे होती है। पैंक्रियाज की फर्दर जो इसमें हेड होता है, एक अनसीनेंट प्रोसेस होता है, फिर एक नेक होती है, फिर इसकी पूरी बॉडी आती है और एंड पे इसकी टेल आती है। वन बाय वन सबको देख लेते हैं। हेड की अगर बात करें तो ये सी शेप कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम में होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ड्यूडेनम जो है ना वो इसके राइट साइड पे पड़ी होगी, तो ये ड्यूडेनम की कनकेविटी से बन रही होती है, उसके अंदर ये पड़ा होता है पेंक्रियाज का जो हेड होता है। और पेंक्रियाज के हेड के लोअर पार्ट से एक प्रोजेक्शन से निकल रही होती है जिसको अनसीनेंट प्रोसेस कहते हैं। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के ना पीछे चला जाता है, ठीक है। और जो नेक ऑफ पैंक्रियाज है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के इंटीरियर है, यानी अनसीडेंट प्रोसेस उनके पोस्टीरियर था और नेक ऑफ पैंक्रियाज उनके इंटीरियर है। और ये जो है ना नेक ऑफ पैंक्रियाज जो है ये वो वाली जगह है जहाँ पर सुपीरियर मेसेंटेरिक और स्प्लेनिक वेन ने ज्वाइन करके पोर्टल वेन बनानी है। मतलब नेक के पीछे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ने मिलना है और स्प्लेनिक वेन ने मिलना है और पोर्टल वेन बननी है, ठीक है। तो नेक ऑफ पैंक्रियाज के बिहाइंड हो रहा होता है। और इसके इंटीरियर क्या था, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल। अब टेल ऑफ पैंक्रियाज की बात करें तो ये जी सप्लिनोरिनल लिगामेंट में पड़ी होती है। आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि जो लिनोरिनल लिगामेंट है या सप्लिनोरिनल लिगामेंट जिसको कहते हैं, उसमें स्प्लेनिक की वेसल्स होती हैं और उसमें टेल ऑफ पैंक्रियाज होती है। अब पैंक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं तो ये टेल से स्टार्ट होती है डक्ट, और फिर ये जो है ना वो बॉडी से गुजरती है और फिर ये हेड में इंटर हो जाती है। हेड में जब इंटर होती है तो ये इन्फीरियरली मुड़ जाती है, इन्फीरियरली टर्न करती है और लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज में ये क्या करेगी, बाइल डक्ट से मिलेगी। ये पेटोबिलियरी में देखा था ना कि बाइल डक्ट जो है वो इंट्रा पैंक्रियाटिक जो उसका पार्ट होता है वहाँ पे जाकर वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलती है। तो दोनों स्ट्रक्चर ये ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके ये बना लेते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, एम्प्यूला वेटर भी जिसको कहते हैं। ये जो है ना ये ओपन होता है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में, ठीक है। मेजर ड्यूडेनल पैपिला पे, माइनर ड्यूडेनल पैपिला भी होता है, मेजर भी होता है, ये मेजर ड्यूडेनल पैपिला पे जाके ओपन होता है। उस एम्पुला को, एम्पुला वेटर को एक स्फिंक्टर ने सराउंड किया होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ये स्फिंक्टर जो है स्मूथ मसल का बना होता है और ये असल में ना वो कंट्रोल कर रहा होता है उस एम्पुला को, ठीक है। बाजू का एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी हो सकती है, मतलब एक तो मेजर डक्ट है ना जो बाइल डक्ट के साथ मिलकर एम्पुला बना रही है, कोई एसेसरी डक्ट भी हो सकती है। जो एसेसरी डक्ट है ये जस्ट अबव द मेजर ड्यूडेनल पैपिला ओपन होती है और उसे कहते हैं माइनर ड्यूडेनल पैपिला, ठीक है। मेजर में ओपन हो रही है मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट एम्पुला वेटर की फॉर्म में, और जो माइनर ड्यूडेनल पैपिला वहाँ पे ओपन हो रही है एसेसरी कोई अगर पैंक्रियाटिक डक्ट है। अब जो मेन और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट हैं ये आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं और बस यही है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो जो ब्लड है वो स्प्लीनिक वेसल से भी आता है और पैंक्रियाटिक और डुडेनल आर्टरी से भी आता है, और इसकी वेन भी कोरस्पॉन्डिंग वेन होती है, पोर्टल सिस्टम में ड्रेन कर जाती है। लिम्फेटिक की बात करें तो इसके नोड में लिम्फेटिक जो इर्द गिर्द नोड पड़े होते हैं वहाँ पर जाती है। और पैंक्रियाटिक फंक्शन की बात करें, ऐसे जैसे हमने लिवर के हिपैटिक फंक्शन टेस्ट देखे थे ना, वैसे कुछ पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट होते हैं कि एक तो उसने डायबिटीज़ की बात की कि डायबिटीज़ कब कब होती है कि जब पैंक्रियाज अपना एंडोक्राइन काम नहीं सही करता, मतलब पैंक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना, वो इंसुलिन नहीं बनाता तो डायबिटीज़ हो जाती है। और जब एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डायबिटीज तो नहीं होती ना, वो तो एंडोक्राइन की वजह से होती है। एक्सोक्राइन के केस में होता है कि पैंक्रियाटिक जूस नहीं बनता, पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं लिपिड के डाइजेशन के लिए, कार्ब्स के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, वो नहीं बनते। जब वो नहीं आते तो मैल अब्जॉर्प्शन और मैल डाइजेशन शुरू हो जाती है, एब्डोमेन पेन होती है, स्टिटोरिया होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारा, तो अगर आपने पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन को टेस्ट करना हो तो आप क्या करते हो, तो जब हम खाना खाते हैं उसके रिस्पॉन्स में पैंक्रियाज के एंजाइम ना सिक्रीट होते हैं। तो अगर आपने एक्सोक्राइन फंक्शन देखना हो तो आप पेशेंट जब खाना खा रहा है तो आप उसके रिस्पॉन्स में देख सकते हो कि एंजाइम सिक्रीट हुए हैं कि नहीं हुए। एक उसने टेस्ट का जिक्र किया हुआ है एनबीटी पैबा। इसमें क्या करते हैं, एनबीटी पैबा एक ओरली पेशेंट को दे देते हैं, वो इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो अगर जो पैंक्रियाज का एंजाइम है कीमोट्रिप्सिन, अगर वो होगा ना एंजाइम तो वो इसको डाइजेस्ट करेगा। ये जो पैबा है ये जब ये चला जाएगा हमारे ब्लड में, अब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो पेशेंट को हमने जब एनबीटी पैबा उसको इंजेस्ट करवाने के बाद हमने देखना है कि यूरिन में पैबा एक्सक्रीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं एक्सक्रीट हुआ तो इसका मतलब है उसके बॉडी में कीमोट्रिप्सिन एंजाइम ही नहीं बन रहा, ठीक है। इससे हम ये एक इनडायरेक्ट सा वे है ये ना असेस करने का। दूसरा इसमें इलास्टेज, हम फीसिस में किसी के स्टूल में इलास्टेज देख सकते हैं, उसका उससे हमें पता चल जाएगा इलास्टेज पेंक्रियास से सिक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और ये टेस्ट स्पेसिफिक है एज कम्पेयर टू वो पैबा वाले टेस्ट के। कुछ इमेजिंग मोडालिटीज उसने बता दी हैं, जैसे हमने हर चैप्टर जब शुरू करते हैं तो पहले हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इमेजिंग मोडालिटीज देखते हैं। यहाँ पर पहले अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। ये आपने याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड इज नॉट गुड फॉर पैंक्रियास, क्योंकि पैंक्रियास ना पीछे पड़ा हुआ है, जैसे हमने कहा रिट्रोपेरिटोनियल है और स्टमक के पीछे पड़ा हुआ है, और जो गॉल ब्लैडर है वो तो अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छा डायग्नोस हो जाता है, लेकिन पैंक्रियाज नहीं होता। गुड डायग्नोस्टिक टूल नहीं है ये पैंक्रियाज को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि पैंक्रियाज इज रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इसके आगे बोवल आई होती है। कंट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन, ये जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। ये आपको पैंक्रियाटिक ट्यूमर का भी बता देती है, साइज भी बता देती है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं नहीं हुए, वेसल्स इन्वॉल्व हुई हैं नहीं हुई, मेसेंटेरिक वेन इन्वॉल्व हुई है, सब कुछ ये बता देती है। तो सिटी स्कैन जो है ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अच्छा, उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है इसकी मदद से हम सर्जरी प्लान कर लेते हैं कि सर्जरी करनी है नहीं करनी। और एक्यूट या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है या पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है या पैंक्रियाज की कोई इंजरी है, वो सारी भी आप सीटी स्कैन से डायग्नोस कर लेते हो। मतलब
पैंक्रियाज रिलेटेड हर चीज़ जो है ना वो इससे मदद से डायग्नोज की जा सकती है। ईआरसीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब हम ईआरसीपी में वो लेकर गए थे कैथेटर को, एम्पुला वाटर, तो एम्पुला से हम अगर बिलियरी चैनल में ना जाएं, पैंक्रियाटिक डक्ट में चले जाएं, तो ईआरसीपी का वो रोल हो सकता है कि अगर डक्ट में कोई मसला है तो स्ट्रिक्चर वगैरह है तो वो फिर इससे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, या स्फिंक्ट्रोटमी है वो इससे कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं जी, अल्ट्रासाउंड प्रोब हम अटैच कर लेते हैं एंडोस्कोप के साथ, और फिर एंडोस्कोप को जब ल्यूमन में लेकर आते हैं डुडेनम के, तो उसकी मदद से हमें पैंक्रियाज की ट्यूमर नजर आ जाते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को पहले हमने पढ़ा था जब हम इसोफिजियल और स्टमक का कार्सिनोमा पढ़ा था कि उसकी ना हमें बताता है लोकल सेपिड का बताता है और लिम्फ नोड स्टेटस बताता है। तो यहाँ पर भी अब इसको ड्यूडेनम से लेकर जाएंगे और पैंक्रियाज का कोई ट्यूमर है तो हमें नजर आ जाएंगे। एक और इसकी मदद से काम कर सकते हैं कि ट्रांस ड्यूडेनल, मतलब ड्यूडेनम से जाकर हम बायोप्सी भी ले सकते हैं पैंक्रियाज की, ट्रू कट बायोप्सी या फाइन नीडल, मतलब नीडल जो है वो इंसर्ट की पैंक्रियाज में और वो फाइन नीडल बायोप्सी ले ली, ठीक है, तो ये भी की जा सकती है, ये भी चीज़ याद रखनी है। आगे डिजीज की बात करते हैं, सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिजीज है, मतलब मैंने बताया ना पैंक्रियास में एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन भी है, तो जो उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये लंग्स को भी इफेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है, पैंक्रियाज और लीवर को भी इफेक्ट करता है। होता इसमें क्या है कि इसमें ना जो एक क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल होता है, वो ना डिफेक्टिव होता है, तो जो क्रोमोसोम 7 है उस पर उसका जीन होता है जिसको CFTR जीन कहते हैं, उसमें आ जाती है म्यूटेशन। जब उसमें म्यूटेशन आ जाती है तो वो जो चैनल है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता, और स्वीट में सोडियम और क्लोराइड के लेवल जो एलिवेट हो जाते हैं। तो मदर जो है ना, जब मतलब यूजुअली मदर को वैसे फील होता है कि वो जब अपने बच्चों को किस करती है तो उसको फील होता है कि बहुत साल्टी है, इसका जो है ना बहुत साल्टी है स्वीट, तो क्योंकि वो उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, और ये होता है म्यूटेशन की वजह से, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा इसमें मसला क्या होता है कि इतने ज़्यादा ग्लैंड क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, लिवर को क्यों मसला हो रहा है, GIT को क्यों मसला हो रहा है, पैंक्रियास को क्यों मसला, ये इसलिए होता है क्योंकि जो इन ग्लैंड की जो सिक्रीशन ना बहुत थिक हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि वो डक्ट को ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। तो फीचर्स क्या होंगे, बर्थ पे जो मीकोने में बहुत थिक होगा, ठीक है, और इतना थिक होगा कि वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी करा देगा। फिर जो लंग्स हैं उनमें इतनी थिक सिक्रीशन होगी कि ब्रोंकाइड है ना उनकी प्लग होते जाएंगे, बंद होते जाएंगे, और फिर एट द एंड क्या होगा, आपको पता है ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। जब हमने मेडिसिन में ब्रोंकिएक्टेसिस पढ़ा तो हमने देखा कि उसका कॉजेटिव फैक्टर सिस्टिक फाइब्रोसिस भी था। दूसरा क्या हो सकता है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें सिक्रीशन जमा हो रही है, प्रेसिपिटेट करती जा रही है, इस वजह से वो ब्लॉक हो गई हैं और डक्टेजिया हो गया है। फिर जो है ना पैंक्रियाटिक एंजाइम की इंसफिशिएंसी हो गई है, पैंक्रियाटिक एंजाइम पहुंच नहीं पा रहे GIT तक, जब GIT तक एंजाइम नहीं पहुंच रहे तो GIT में मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, डाइजेशन नहीं होगी तो स्टीटोरिया हो जाएगा। इस तरह से सारे फीचर आते हैं कि लंग्स भी इफेक्टेड हो रहे हैं, पैंक्रियाज भी इफेक्टेड है, उसकी वजह से GIT भी इफेक्टेड है, और स्वीट जो है वो बहुत साल्टी आता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है कि हमें जिसमें डाउट है हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग कर लें, आपको क्रोमोसोम 7 पर म्यूटेशन मिल जाएगी। दूसरा इसमें स्वीट टेस्ट किया जाता है जिसमें लेवल देखे जाते हैं सोडियम और क्लोराइड के, और अगर वो 90 मिलीमोल से अबव हो तो कंफर्म हो जाता है कि डायग्नोसिस इसका सिस्टिक फाइब्रोसिस ही है। ट्रीटमेंट इसका क्या करना होता है, मैल एब्जॉर्प्शन है अगर तो उसको ओरल आपने पैंक्रियाटिक एंजाइम दे देने हैं उसको ठीक करने के लिए। पल्मोनरी फंक्शन खराब है तो आपने जस्ट फिजियोथेरेपी करानी है, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस में पोस्टर ड्रेनेज वगैरह कराते रहना है, सिक्रीशन का फिजियोथेरेपी करानी है। और पेशेंट से कहना है कि लो फैट डाइट इसको देनी है, ठीक है, क्योंकि फैट जो है ना वो स्टीटोरिया करवा रहा है, तो लो फैट डाइट देनी है, और साल्ट उसको अच्छे देने हैं क्योंकि उसका साल्ट लॉस होता जा रहा है। तो ये आसान सा ट्रीटमेंट हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होता है इसमें क्या है कि पैंक्रियाज का एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इसमें ना पैंक्रियाटिक जब इन्फ्लेमेशन इतनी सारी होती है ना तो पैंक्रियाज जो है ना उसके सेल डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, जब डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं जो पैंक्रियाज के एंजाइम में ब्लड में रेस कर जाते हैं, तो उसकी मदद से हम इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं। आगे हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि ब्लड में यूरिन में इनके एंजाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और क्योंकि ये एक्यूट फॉर्म है तो इसमें ऐसे फाइब्रोसिस नहीं होती ग्लैंड में। कॉजेज की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका कॉज आता है गोल स्टोन। हम हेपेटोबिलियरी वाले चैप्टर में देख कर आए थे कि जो बाइल डक्ट के स्टोन थे ना यूजुअली उनका सीक्वल में ये था कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा देते हैं, गोल स्टोन भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा देते हैं। 40% तक यही कॉज होता है। दूसरा इसका कॉज एथेनॉल अल्कोहल होता है, ERCP के बाद भी हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस, और टॉक्सिन्स, ड्रग्स, सर्जरी, मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म आ जाता है, यूरीमिया आ जाता है, डायबिटिक कोमा आ जाता है, फिर ऑटो इम्यून, फिर स्नेक बाइट, फिर हाइपोथर्मिया, फिर डिविज्म। तो ये आपने गेट स्मैश इसमें निमोनिक लिखा, इसकी मदद से आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। गॉल स्टोन, एथेनॉल, फिर टॉक्सिन, फिर सर्जरी, फिर मेटाबॉलिक, फिर ऑटो इम्यून, फिर स्नैक बाइट, फिर हाइपोथर्मिया और फिर डिविज्म। तो ये निमोनिक से बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पैंक्रियाज से पढ़ा हुआ ना, अपर एब्डोमेन पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर सिवियर पेन होगी, और वो पेन जो है ना उसकी रेडिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बैक की तरफ रेडिएट करती है, और जब पेशेंट बैठता है तो उसको पेन थोड़ी रिलीव होती है, या वो आगे को झुकता है लीनिंग फॉरवर्ड से पेन रिलीव होती है, ठीक है। और नोजिया नोजिया भी साथ होगा, और जो ब्लूइश डिस्कलरेशन। अगर ना इसमें दो साइन होते हैं, एक होता है ग्रे टर्नर साइन, एक होता है कूलन साइन। ये जो ग्रे टर्नर साइन है ये होता है कि अगर जो सब फेशियल ब्लीडिंग हो, फेशिया के अंदर ब्लीडिंग हो एब्डोमेन में, और आपको जो फ्लैंक है ना पेशेंट की वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। और कूलन साइन
साइन में क्या होता है कि जो अम्लाइकस है उस एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ये 2 साइन भी आपको शो हो सकते हैं। जो प्लूरल इफ्यूजन है वो भी हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इवन आइलियस भी हो सकता है। लेकिन टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होगी वो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ ही पेशेंट आएगा, लेकिन वो पेन रेडिएट बैक करेगी और नोजिया होगा और गोल्डस्टोन की हिस्ट्री मिल सकती है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पहले मैंने कहा कि जैसे ही एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा तो जो एंजाइम है वो रिलीज होंगे, उनका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस मदद से हम इसको डायग्नोस कर लेंगे। तो वो एंजाइम है, एक तो सीरम अमाइलेज है, दूसरा लाइपेज है। इनका लेवल इमीडिएटली इंक्रीज करता है और ये जो है ना वो 3 to 5 डे तक एलिवेटेड ही रहते हैं। अब मैंने आपको ना एक दफ़ा बताया था कि जितने भी हमारे पास पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ आते हैं ना, हम उन सबका अमाइलेज टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमारा एक डीडी पैंक्रियाटाइटिस भी होता है। तो ये जो अमाइलेज है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है पैंक्रियास के लिए, ये ड्यूडेनल अल्सर में भी रेस करता है, उसकी परफोरेशन होता है तब भी रेस करता है। लेकिन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में इसकी जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ये है कि 4 टाइम नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा रेस करता है। तो इसलिए इस लिहाज से अमाइलेज हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और जो सीरम लाइपेज है ये जो है ना लॉन्गर टाइम तक एलिवेट रहेगा, माइलेज के निस्बत ज़्यादा देर तक एलिवेटेड रहता है। लेकिन ये माइलेज से ज़्यादा स्पेसिफिक है कि लाइपेज तो सिर्फ पैंक्रियाज नहीं बनाना है ना, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। और जो माइलेज है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो लाइपेज है वो ज़्यादा अर्से तक ना लंबे अर्से तक वो एलिवेटेड ही रहता है। ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में मैंने आपको बताया था इतनी अच्छी वो इन्वेस्टिगेशन है नहीं है उसके लिए, पैंक्रियाज के लिए, लेकिन हम विद इन 24 आवर ये ज़रूर करते हैं पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हम गोल्ड स्टोन को देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो गोल्ड स्टोन आपको नजर आ जाएंगे, कोलिसिस्टाइटिस है तो वो नजर आ जाएगा, इसलिए ये हम करते हैं। अच्छा जी, आगे सिटी स्कैन की बात करें, सिटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है। जब भी पैंक्रियास की बात है तो सिटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। ये क्या करती है, ये जो है वो हम तब यूज़ करते हैं अगर डायग्नोसिस हमारा नहीं बन पा रहा। मतलब हम वैसे तो डायग्नोसिस अमाइलेज और लाइपेज के लेवल से और पेशेंट की प्रेजेंटेशन से ही बना लेते हैं, और अगर गोल्डस्टोन की हिस्ट्री मिल जाए, अल्ट्रासाउंड कर लें, गोल्डस्टोन नजर आ जाए तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन बाजू का डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो हम सिटी करवा सकते हैं। और अगर सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इतना तो हमें पता है कि पैंक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, हम ये देखना चाह रहे हैं इंटरस्टिशियल पैंक्रियाटाइटिस है या नेक्रोटाइजिंग है, तो वो फिर हम सिटी करवा लेंगे। ठीक है। और अगर पेशेंट क्लिनिकली वो डिटोरिएट करता जा रहा है और अगर कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन आ गई, एप्सिस नेक्रोसिस वगैरह हो गया या सूडोसिस्ट बन गया, आगे हम इनको देखेंगे सूडोसिस्ट को भी, नेक्रोसिस को, एप्सिस को, तो उन केसेस में मतलब सिटी करवाना है जब सवेयर और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेप्रोटमी, लेप्रोटमी जो है ये क्या होता है, हम ना बाजू का पेशेंट आता है, हम कंसीडर कर लेते हैं शायद ये पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है, तो तब हम उसकी पेरिटोनाइटिस में तो ये ट्रीटमेंट होता है कि पेशेंट की लेप्रोटमी करो, पेरिटोनियल कैविटी को अच्छे से वॉश करो, अगर कहीं बोवल परफोरेट है तो उसको रिपेयर करो। हम इस मिस्टेक के तौर पे ना उसकी लेप्रोटमी कर लेते हैं, लेकिन केस वो निकलता है फिर पैंक्रियाटाइटिस का। तो अगर आप जो है ना उसको लेप्रोटमी करोगे और आपको पैंक्रियाटाइटिस का वो केस हो तो आपको फैट नेक्रोसिस मिलेगी और आपको वहाँ पर ओमेंटम पे ना टुबरकल बने हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा, फैट नेक्रोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि जो पैंक्रियास के एंजाइम थे सारे वो बाहर रिलीज हो रहे थे, तो जब उनको फैट नजर आई तो उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो उसको लाइपेज एंजाइम ने वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने भी क्या किया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में तोड़ दिया फैट को, फैटी एसिड ने फिर क्या किया, कैल्शियम के साथ कंबाइन करके वहाँ पर फैटी सोप्स बना दिए, फैटी नेक्रोसिस कर दी। ठीक है। तो इस वजह से अब एक तो वहाँ पर जो है वो स्पोनिफिकेशन हो रही है, दूसरा वहाँ पर कैल्शियम क्योंकि वहाँ पे जमा होता जा रहा है तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाएगा। तो अगर लेप्रोटमी ये नहीं है कि पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट आ रहा है उसमें आपने डायग्नोसिस के लिए लेप्रोटमी करनी है, ये अगर आपने कर ली है तो आपको इस तरह की ना पिक्चर मिलेगी। अच्छा, अब सेवेरिटी का हम असेस कैसे करते हैं, हम कैसे पता चलेगा कि पैंक्रियाटाइटिस बहुत सवेयर है या माइल्ड सा है या क्या सिचुएशन है, तो उसके लिए ना रैनसन क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है। अब माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस वो होता है जिसमें ऑर्गन डिसफंक्शनिंग ना मिनिमल हो। और 85% जो पेशेंट होते हैं ना उनमें माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस ही होता है और इनमें मोर्टेलिटी का रेट बहुत कम है, 1% है सिर्फ। जो सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है ये वो वाला है जिसमें ऑर्गन फेलियर के पास पहुंचा हो, कि बहुत कम फंक्शन कर रहा है और उसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुई है, लाइक नेक्रोसिस या एब्सिस या सोरोसिस्ट बनी है, उसको सीवियर कहते हैं। इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, इसमें 20 से 50% तक मोर्टेलिटी हो सकती है। अब असेस हमने कैसे करना है, रैनसन क्राइटेरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके अलावा ग्लासको स्केल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये वाले सारे भी हैं, लेकिन रैनसन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें आते हैं 11 पैरामीटर, इनमें से 5 वो हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने चेक कर लेने हैं और 6 वो हैं जो आपने आफ्टर 48 आवर करने हैं, यानी 2 दिन हो गए पेशेंट के एडमिशन को, फिर आपने ये 6 चीज़ें देखनी है। अच्छा, अब हम वो मैंने बता दिया कि क्राइटेरिया यूज़ क्यों होता है। क्राइटेरिया यूज़ होता है देखने के लिए कि पेशेंट को सीवियर है या माइल्ड है और मोर्टेलिटी रेट क्या होगा। अच्छा, क्या हो सकता है। अब एडमिशन के टाइम पे कौन सी 5 चीज़ें करनी है एडमिशन के टाइम पे ना। अब आपको देखिए पेशेंट आपके सामने है, आप उसको एज देख लो फोरेंसिक, उसकी एज क्या है। अगर उसकी एज 55 ईयर से ज़्यादा है ना तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। फिर आप उसका सीबीसी करा लो, सीबीसी में आप उसका डब्ल्यूबीसी काउंट देख लो, 16,000 से ज़्यादा अगर डब्ल्यूबीसी है तब भी रिस्क है। ठीक है, आप स्कोर देते जाओ ना तब भी आप उसको 1 स्कोर दे दोगे। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिंपल सा टेस्ट है, एडमिशन पे करवा लिया। फिर सीरम लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज ये भी करवाना, और फिर एंड पे बताएं अस्पार्टेट और अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है। ये वाले सारे टेस्ट जो आपने करवाने हैं, एज, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट, फिर ब्लड ग्लूकोज और फिर 2 एंजाइम है, एक सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एक अस्पार्टेटम। अच्छा, आपने ये वैल्यूज याद करनी है। डब्ल्यूबीसी में 16,000 से ज़्यादा,
ब्लड ग्लूकोज अगर 200 से ज़्यादा है, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस अगर 700 यूनिट से ज़्यादा है, और एस्पार्टेट अगर 250 यूनिट से ज़्यादा है। मतलब सारी चीज़ें 250 तक ही हैं, लेकिन लैक्टेट जब वो 700 से अगर ज़्यादा है तो फिर 1 स्कोर। 48 आवर के बाद क्या करना है? 48 आवर के बाद एक तो हेमाटोक्रिट हम देखेंगे, अगर उसका हेमाटोक्रिट 10 से ज़्यादा डिक्रीज कर गया, फिर हम उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर 5 से ज़्यादा है तो मतलब किडनी भी काम नहीं करे। फिर हम उसका सीरम कैल्शियम देखेंगे। सीरम कैल्शियम अगर उसका 8